आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 4 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सभी चैप्टर्स के शॉर्ट रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 4 का नेम है मुगल साम्राज्य। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया है मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन था। सामान्य सी बात है, अगर किसी उपमहाद्वीप पर यानी भारत की बात हो रही है, अगर इतने अलग अलग तरह के लोग रहेंगे तो सब पर शासन कर पाना मुश्किल है। कोई क्या बोल रहा है, कोई अपनी डिमांड रखेगा, कोई दूसरा जो कल्चर का होगा वो अपनी डिमांड रखेगा, तो यहाँ पर दिक्कतें होने लगती है। आगे दिया है अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। अब वो क्या करते हैं, एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, कौन, मुगल, और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। नोट करते जाना, कहाँ से शुरू किया राज्य का विस्तार, दिल्ली और आगरा से सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधित जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। पतन यानी जब उनका पूरा डाउनफॉल हो गया तब। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। यानी कुछ ऐसे सिद्धांत उन्होंने लागू किए जिनसे बाद वाले राजा महाराजा जो भी हैं वो बच नहीं पाए। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा कि लाल किले पर जो झंडा है उसको फहराया जाता है कब, हमारे स्वतंत्रता दिवस पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे डायग्राम में दिया है। आगे पेज पर दिया है मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, यानी जो मुगलों का वंश है वो पूरे दो महान शासकों के वंशज पर आधारित था। कौन थे, उनकी माता जो थी, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। यानी माता की तरफ से तो ये हो गए। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, मतलब तैमूर के वंशज थे वो, जिसकी मृत्यु कब 1404 में हो गई थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। नरसंहार यानी खून खराबा इस तरीके से। तो यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि वे इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। देखो यहाँ पर वो किसको अपना आइडल मानना चाह रहे हैं और किसको नहीं। नीचे ये डायग्राम दिया है जिसका पूरा मैंने आपको शेयर कर दिया है नोट्स के अंदर, सब कुछ कि कौन किसका पुत्र है। नेक्स्ट अगर पेज पर देखें, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। तो ये चित्र बनवाकर उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर को प्रस्तुत करता है। आगे लिखा है मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। पैतृक यानी जो पिता की गद्दी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं या जिसकी पुनरावृत्ति होती है? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे, यानी बार बार वो एक खतरा बन रहे थे। मुगलों और अहोम, सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे लिखा है 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। आप यहाँ पर इसको नोट कर लेना, 16वीं शताब्दी, ठीक है। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया।
इधर दिया है युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। यानी लाई कब गई थी ये तकनीक? 14वीं में, और इसका उपयोग कब किया गया? 16वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, पानीपत की लड़ाई में। नेक्स्ट पेज पर दिया है मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं, यानी सभी सम्राटों के बारे में दिया है, मुगल सम्राटों के बारे में, और उनके अभियान और घटनाएं बताइए। बाबर इसके पीछे दिया है 1526 से 1530, यानी इसका शासन इसके बीच रहा है। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। ठीक है। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। यहाँ पर जो लिखा है नोट कर लेना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, उसमें राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। बाबर के बाद आता है हुमायूं, 1530 से 1540, और फिर आता है 1555 से 1556। इन टाइम पीरियड के बीच में उसका शासन रहा। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 के चौसा में, यानी चौसा जो युद्ध था, और 1540 के कन्नौज युद्ध में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष ही इमारत में एक दुर्घटना हुई जिससे उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। हुमायूं के बाद आता है अकबर, 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दिया है 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षण बेगम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी, जो मतलब मेवाड़ जो है, सिसोदिया मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। पॉइंट 2 दिया गया है 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 और 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए। अब इन सभी विद्रोह ने सिचुएशन को और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। नाम याद रख लेना, कौन? राजकुमार सलीम। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब आगे जहांगीर के बारे में दे रखा है 1605 से 1625। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगल की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर के बाद शाहजहां, जिसका नाम हमने पहले देखा क्या था? खुर्रम। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ यानी हार गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम फलस्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगल के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर के सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। सुलह यानी होता है संधि या फिर सॉल्यूशन। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इनमें
औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अब आता है औरंगजेब और इसके बाद में मुगलों का अंत हो जाता है। औरंगजेब 1658 से 1707। फर्स्ट यहाँ पर दिया है पॉइंट, 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजड़ और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप, यानी मुगलों का जो हस्तक्षेप हुआ वो उनकी लड़ाई का कारण बना। मुगल सम्राट शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगल के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। पॉइंट 2 दिया है, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। एक बात और नोट कर लेना, ये जो बीजापुर और गोलकुंडा है ये दक्षिण क्षेत्र में है, यानी जो साउथ एरिया है वहाँ पर है। नेक्स्ट पेज पर दिया है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। यानी पहले तो यही होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो अगला शासक बनेगा। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायात के मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायात? ये पॉइंट्स आपके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। मनसबदार टॉपिक है तो मनसबदार शब्द का अर्थ क्या है? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लेना जो आपके काम की है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। इसके नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने मिलेगा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, किसके लिए? अकबर के लिए। ये बात नोट कर लेना आप। और इस बात का जिक्र हमें आईने अकबरी से मिलता है। अब ये पेज सारे कुछ आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर दिया गया है मतान्धता, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी अगर आपने कोई आदेश दे दिया तो उसको मानना ही पड़ेगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। इसको मतान्धता बोलते। आगे अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, आपके काम आएगा। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते। यानी जो अमीर है वो अमीर बनता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन था और
संसाधन था, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट के सत्ता पतन की ओर बढ़ गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यानी जो लास्ट का औरंगजेब रहता है वो युद्धों में इतना धन और सब कुछ वेस्ट कर देता है, सैन्य वगैरह, जिससे कि मुगलों का पतन निश्चित हो जाता है। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राटों को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर अन्यत्र का, देख लेते हैं राजा और रानियाँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल है। किसके? ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान की बात की गई, जिसका टाइम पीरियड बताया गया है 1520 से 1566। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। आप मैप में इनकी लोकेशन देख लेना, हंगरी का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हाथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाए। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, जिसका टाइम पीरियड दिया गया है, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, और इनमें से कई ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। नाम नोट कर लेना इसको। अब चैप्टर आपका एंड हो चुका है। अगर आप ये एनसीईआरटी नोट्स लेना चाहते हैं तो roxan4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। साथ में ऐसी और वैल्यूबल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप इनका रिवीजन करना चाहते हैं तो मस्ट फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज, आप वहाँ पर ज़रूर जुड़े ताकि आपको जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।